नमस्कार, मैं हूं रमन रंगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बात करेंगे। विजेताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे पीएम मोदी। सर्टिफिकेट के साथ विजेताओं को मिलेंगे 1 लाख रुपए। 29 बच्चों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। विजेताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। सर्टिफिकेट के साथ विजेताओं को 1 लाख रुपए कैश भी मिलेगा। 29 लोगों को इस पुरस्कार के लिए चुनाया जाएगा। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से मिलेंगे। विजेताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे प्रधानमंत्री मोदी। बाल वीर के नाम से इन्हें जाना जाता है इन बच्चों को। और पूरे देश में जो बच्चे बहादुरी की मिसाल कायम करते हैं उन्हें 26 जनवरी को सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और 1 लाख रुपए का कैश मिलेगा और साथ ही साथ डिजिटल सर्टिफिकेट भी देंगे प्रधानमंत्री मोदी। उन बच्चों से उनकी बहादुरी की कहानी सुनेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 29 बच्चों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बात करेंगे, डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे। तो ये तमाम वो बच्चे होते हैं जो बहादुरी की मिसाल कायम करते हैं, जिन्हें 26 जनवरी को सम्मानित किया जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटली बच्चों से संवाद करेंगे। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार, ये संबित पात्रा ने कहा। अखिलेश यादव पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते। 2017 से पहले यूपी की छवि अलग थी, आज यूपी में विकास हो रहा है। योगी राज में यूपी की छवि में सुधार हुआ है। तो ये संबित पात्रा का बयान है कि यूपी में योगी राज में विकास हो रहा है, यूपी की छवि में सुधार हो रहा है। अखिलेश यादव पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते। तो संबित पात्रा ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला किया। पार्टी अखिलेश यादव जी से एक चैलेंज करती है, एक चुनौती करती है और वो चैलेंज है, अखिलेश जी यदि आप में हिम्मत है, नैतिकता है, मोरालिटी है, क्रेडिबिलिटी है, तो आप अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी करें। कौन कहां से लड़ रहा है इस सूची को जारी करें। अखिलेश जी ने चिट्ठी लिखा है इलेक्शन कमीशन को। वो चाहते हैं कि हमारे जो मीडिया के बंधु बैठे वो ओपिनियन पोल ना दिखाए, ओपिनियन पोल ना करे। स्वाभाविक है, आज ओपिनियन पोल पे बरसे हैं। मैं आज लिख के दे रहा हूं 10 मार्च को ईवीएम पे बरसे। आज ओपिनियन पोल खराब नजर आ रहे हैं, 10 मार्च को शाम तक बोलना शुरू कर देंगे ईवीएम खराब थे तभी हम हार गए। ना इनको जनता की ओपिनियन से मतलब है, ना इनको संस्थाओं के ईवीएम और कोर्ट से मतलब है। इनको केवल और केवल गुंडई से मतलब है और किसी विषय से मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जी से एक चैलेंज करती है, एक चुनौती करती है और वो चैलेंज है, अखिलेश जी यदि आप में हिम्मत है, नैतिकता है, मोरालिटी है, क्रेडिबिलिटी है, तो आप अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी करें। कौन कहां से लड़ रहा है इस सूची को जारी करें। और हमारे सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभिनव, उत्तर प्रदेश में जिन्ना पाकिस्तान भी चुनावी मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है और अब संबित पात्रा ने भी निशाना साधा है अखिलेश यादव पर। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि संबित पात्रा ने कल चूंकि अखिलेश यादव ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है कि पाकिस्तान जो है हमारा दुश्मन नहीं है। दूसरी तरफ है जिन्ना की बात उन्होंने पिछले दिनों कही ही थी, जिसको लेकर खासा बवाल और खासा जो है वो घिर गए थे विपक्षी पार्टियों के द्वारा। और इसी को तूल बनाते हुए आज संबित पात्रा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, लखनऊ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को रखा कि अगर अखिलेश यादव की हिम्मत है तो वो लिस्ट जारी करे। देखिए, ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि पहली जो लिस्ट है आपको याद होगा जो लोकदल के साथ जो गठबंधन के द्वारा जारी की गई थी, उसके बाद खासा जो है ये बवाल हो गया था और खासा जो है उस पर नाहिद को जैसे दिया गया था, इस पर लेकर विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव को घेरा था। उसके बाद अब अखिलेश यादव ने स्ट्रेटजी बदल दी है और एक एक कर जो है अभिनव आपके पास वापस लौटेंगे। दरअसल सीधा रुख करते हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और फिर 2020 में भारी बहुमत दिया। आप हमें बार बार चुन रहे हैं क्योंकि आप हमारे काम से बहुत खुश हैं। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें,
दिल्ली के लोगों को हमने खूब सुविधाएं दी, हर वादे पूरे किए। क्या आप चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में अच्छे काम हुए, ऐसे ही अच्छे काम बाकी देश में भी होने चाहिए? बाकी देश के भी स्कूल अस्पताल अच्छे होने चाहिए? बाकी देश में भी बिजली 24 घंटे होनी चाहिए? बिजली पानी मुफ्त होने चाहिए? बाकी देश में भी सड़कें अच्छी होनी चाहिए? चाहते हैं ना आप? हम दिल्ली में ये सब अच्छे काम कर पाए क्योंकि आपने, दिल्ली के लोगों ने हमें एक मौका दिया। बाकी जगहों पे भी हम तभी अच्छा काम कर पाएंगे जब अन्य राज्यों के लोग भी हमें एक मौका देंगे। आज से हम एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं। कैंपेन का नाम है एक मौका केजरीवाल को। इस कैंपेन में दिल्ली के लोग यानी कि आप अपना एक वीडियो बना के दूसरे राज्य के लोगों को बताएंगे कि दिल्ली में क्या क्या अच्छे काम हुए। आप अपनी एक वीडियो बनाएं और बताएं कि आपको हमारे कौन से काम पसंद आए, आम आदमी पार्टी की सरकार के कौन से काम पसंद आए, आपको किस काम से क्या फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ। आपकी कॉलोनी में मोहल्ला क्लिनिक खुला, वीडियो में बताएं कि उस मोहल्ला क्लिनिक से आपको कितना फायदा हुआ। क्या सरकारी स्कूल सुधरने से आपके या आपके जानने वालों के बच्चों को फायदा हुआ? आपके बिजली पानी के बिल 0 हुए? और भी कोई फायदा आपको हुआ हो या आपको लगे कि आपकी दिल्ली सरकार ने दिल्ली में कोई भी अच्छा काम किया, आप वीडियो में जरूर बताएं। और वीडियो के अंत में आप अपील करें कि यदि दूसरे लोग भी अपने राज्य में ऐसे अच्छे काम चाहते हैं तो वे भी केजरीवाल को एक मौका जरूर दें। ऐसा एक वीडियो बना के आप अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दें, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप आदि आदि। एक और बात, अभी इन 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश। इनमें जिन जिन राज्यों में आपकी जान पहचान है, वहां आप अपना वीडियो बना के अपनी जान पहचान के लोगों को व्हाट्सएप करें और उन्हें अपील करें कि वो लोग भी अपने अपने राज्य में आम आदमी पार्टी को वोट दें। वहां के लोगों को बताएं कि अगर वो भी आपकी तरह केजरीवाल को एक मौका देते हैं तो उनकी जिंदगी भी बदल सकती है। मेरी एक अपील आम आदमी पार्टी के सभी वॉलंटियर से भी है। आपको सोशल मीडिया पे ऐसे जितने भी वीडियो दिखें, वीडियो मिलें, उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर और वायरल करें। जिनकी वीडियो सबसे ज्यादा वायरल होगी, ऐसे 50 दिल्ली वासियों को मैं चुनाव के बाद बुलाऊंगा, उनसे मिलूंगा, उनके साथ डिनर करूंगा। आपकी वीडियो के मुझे इंतजार रहेंगे। मैंने आज तक बेहद ईमानदारी से काम किया है, इसलिए मेरे पास तो चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए नहीं है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति आप हैं। आपकी आवाज में बहुत ताकत है। यदि आप अपना कुछ समय देंगे तो बाकी राज्यों के लोग सुनेंगे भी और बात बहुत दूर तक जाएगी। जय हिंद। तो यह अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कहा है कि अगर आप दिल्ली में खुश हैं किसी भी सरकार के काम से तो वीडियो बनाकर भेजिए। तो अरविंद केजरीवाल ने यह प्रचार का एक नया तरीका खोजा है आम आदमी पार्टी के लिए और उनका कहना है कि दिल्ली का जो विकास मॉडल है वो आप गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लोगों को भी बताएं, चाहे आप स्कूल से खुश हैं या फिर आप मोहल्ला क्लिनिक से खुश हैं। और ऐसे 5 वीडियो जो सबसे ज्यादा वायरल होंगे, जो सबसे ज्यादा देखे जाएंगे, उन लोगों के साथ चुनाव के बाद केजरीवाल डिनर करेंगे। तो केजरीवाल एक नई कैंपेन स्ट्रेटजी के साथ सामने आए हैं। हालांकि वो जिस भी राज्य में जा रहे हैं, दिल्ली के विकास मॉडल को लेकर जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक का दूसरा दिन, छठे और सातवें चरण के उम्मीदवारों को लेकर जारी है मंथन। कोर ग्रुप की बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई नेता मौजूद। सीएम योगी भी कोर ग्रुप की बैठक में मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छठे और सातवें चरण के उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है। कोर ग्रुप की बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई नेता मौजूद हैं। तो सीएम योगी भी कोर ग्रुप की बैठक में मौजूद हैं। तो बीजेपी कोर ग्रुप की कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन है। तमाम बड़े नेता बैठक में मौजूद हैं। छठे और सातवें
चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट के लिए ये मंथन जारी है। तो उत्तर प्रदेश के छठे और सातवें चरण की जो लिस्ट है उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए ये मंथन यहां पर चल रहा है। दूसरा दिन है कोर कमेटी की बैठक का। तमाम बड़े नेता यहां मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, तमाम बड़े नेता कोर ग्रुप के इस बैठक में मौजूद हैं। छठे और सातवें चरण के जो नाम है उनको लेकर ये मंथन यहां पर चल रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की मीटिंग का आज दूसरा दिन। कल भी चर्चा मंथन चला। छठे और सातवें चरण की बैठक के लिए जिन उम्मीदवारों का नाम फाइनल होना है उसके लिए ये मंथन यहां चल रहा है। चर्चा चल रही है कि किन नामों पर मोहर लगेगी। छठे और सातवें चरण के लिए जो लिस्ट सामने आनी है उसको लेकर ये मंथन चल रहा है। सीएम योगी भी कोर ग्रुप की बैठक में मौजूद है। उत्तर प्रदेश के छठे और सातवें चरण में जो लिस्ट आनी है उसके लिए ये पूरी तैयारियां चल रही हैं। मंथन चल रहा है। दूसरा दिन है आज कोर ग्रुप की मीटिंग का और योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद हैं। और हमारे सहयोगी दीपक चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। और दीपक लगातार इस मीटिंग को फॉलो कर रहे हैं। कल भी देर रात तक दीपक ये मीटिंग चलती रही, आप इस मीटिंग को फॉलो कर रहे थे। आज दूसरा दिन है, किस तरह से मंथन चल रहा है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा छठे और सातवें लिस्ट के लिए? जी देखिए, अगर बात की जाए रमन, तो लगातार पार्टी मंथन कर रही है और कल रात 1:30 बजे की बैठक खत्म हुई और आज सुबह 11 बजे से बैठक चल रही है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं। पर लगातार बात की जाए तो छठे और सातवें दौर की ये बैठक है जिसमें पूर्वांचल को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है कि आखिर वो कौन से उम्मीदवार होंगे जिनको इस बार टिकट दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी को ये लगता है कि जो अभी वर्तमान जो विधायक है उनसे जनता नाराज है और फीडबैक जो है वो गलत जा रहा है। कई ऐसे विधायक हैं जिनका फीडबैक पार्टी आला कमान को गलत गया है और जो पार्टी के अंदरूनी जो सर्वे होते हैं उसमें भी उनकी नाराजगी दिख रही। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी मंथन चल रहा है। और ये देखिए, आज बैठक है, फिर कल भी एक बैठक है, 25 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें आखिरी मोहर लग जाएगी। हाँ, चर्चा भी जारी है, तो आकलन लगाना होगा कि कितने टिकट कटते हैं, क्योंकि लगातार देखिए पहले फेज की अगर बात की जाए रमन, तो 20% काटे गए थे, उसके बाद फिर 85 लोगों की सीट आई थी, उसमें से 20 फिर काटे गए थे। तो लगातार पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को देख रही है कि जिनके जो बड़बोले हैं, जो लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है पार्टी और उनको इस बार टिकट से नदारद कर सकती है। तो लगातार ऐसे बैठकें चल रही हैं और देखिए कहीं ना कहीं इस बात की मानी जाती है कि अगर लखनऊ की जो सत्ता है वो कहीं से आती तो वो है पूर्वांचल। और देखिए, जब चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ेंगे, पर कई सूत्र ऐसे बता रहे थे कि नहीं, अयोध्या से अगर लड़ते हैं तो बीजेपी को नुकसान हुआ, क्योंकि पूर्वांचल सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है गोरखपुर को लेकर। और खुद मुख्यमंत्री ने भी, अगर बात की जाए सोर्सेज के हवाले से, तो मुख्यमंत्री ने भी इससे कहा था कि अगर मैं गोरखपुर से चुनाव लड़ता हूं तो इसका पूरे पूर्वांचल को फीडबैक जाएगा। और वही कारण था कि अब लास्ट में जब मुख्यमंत्री को गोरखपुर से अनाउंसमेंट किया गया सदर सीट से, उसके बाद एक पूर्वांचल में एक अलग मैसेज देने के लिए बीजेपी ने पूरी कोशिश की और वो पूर्वांचल में कहीं ना कहीं बीजेपी अब कामयाब हो रही है। तो अब देखिए बैठक हो रही है, अब देखते हैं, क्योंकि कल रात को देर रात चली थी, तो अब ये बैठक कितनी देर तक चलती है रमन। देखिए दीपक, हमने कई बार देखा है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक ऐसे हैं जिनको नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वांचल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लगातार प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के दौरे वहां पर रहे हैं, बनारस पर उनका पूरा ध्यान रहा है, गोरखपुर पर रहा है। तो ऐसे में यहां पर टिकट काफी काटे जा सकते हैं इस बार पूर्वांचल में। जी देखिए, अगर रमन बात की जाए तो क्योंकि खुद प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र बनारस है, तो बनारस से भी एक दो ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको लेकर नाराजगी है, पर कहीं ना कहीं पार्टी को ये लगता है कि नाराजगी जो है हम दूर कर सकते हैं। अगर बात की जाए तो लगातार देखिए, पहले कहा जा रहा था कि ब्राह्मण नाराज है, तो ब्राह्मणों की एक बैठक बुलाई गई थी दिल्ली में, धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में ये बैठक हुई थी। उसके बाद 6 कमेटी बनाई गई और उनको कहा गया कि आप जाइए, ब्राह्मणों से मुलाकात कीजिए, मंदिर में जाइए, मंदिर के पुजारियों से मिल लिए। तो ये कहीं ना कहीं जो नाराजगी है बीजेपी उसको लगातार दूर करने की कोशिश कर रही है। पर हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात ये होगी कि कई ऐसे विधायक हैं जो बड़बोले हैं, जो लगातार सरकार के खिलाफ बोलते रहे, लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते रहे, तो उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है बीजेपी। देखिए, और एक मैं आपको अभी एक बड़ी जानकारी बता दूं कि जो ईडी के पूर्व जो डायरेक्टर थे राजेश्वर सिंह,
वो थोड़ी देर में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो उनके भी चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। हो सकता है कि उनको सुल्तानपुर से पार्टी चुनाव लड़ाए और उनको अपना उम्मीदवार बनाए। तो ये अभी तक की एक बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर में एक ज्वाइनिंग है, उसमें राजेश्वर सिंह पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप खबर पर नजर बनाए रखिए। तो आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है अगली लिस्ट की। अगली खबर का रुख करते हैं। पंजाब चुनाव में बस कुछ ही दिन बचे हैं और सभी दलों ने कमर कस ली है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में उनकी बेटी जय इंदर कौर का क्या कुछ कहना है, बातचीत की हमारे संवाददाता ने। आज पीएलसी की पहली बार टिकटें अनाउंस हुई है, जिसे बात करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की बेटी से। हाँ जी बीबा जी, आज पीएलसी की पहली टिकटें अनाउंस हुई, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बड़ी खुशी हुई है और हम सब तैयार हैं, डट के लड़ेंगे और रब की मेहर से हमारी जो गठबंधन की सरकार है, बीजेपी, ढींसा साहब और पीएलसी की, हम इलेक्शन जीतेंगे। पटियाला वंश या कह लो पटियाला शहरी से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी खुद लड़ रहे हैं। हाँ जी। उनकी कंपेन आप कर रहे हो महारानी साहब, क्या उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ, मैं सारा कुछ देख रही हूँ उनकी कैंपेन के लिए। मैं हमेशा देखती हूँ, दोनों मदर और फादर जब लड़ते हैं मैं पटियाला का देखती हूँ। मेन कंपटीटर आप किसको लेते हो पटियाला वंश? देखो जी, को लेते हो, आम आदमी पार्टी को लेते हो, किसको लेते हो? दोनों हैं, मगर यस एग्जैक्टली हम खुद को लेते हैं। वी आर द मेन कॉम्पिटिटर्स। लड़ाई जीतने के लिए तैयार हो? बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या तैयारी कर रखी है आपने यहाँ? सब तैयारी कर रखी है। आज हम टिकट अनाउंस हुए हैं, आज हम मत्था टेकने जा रहे हैं गुरुद्वारा दुख निवारण साहब, काली देवी जी के मंदिर और पीर बाबा जी के। तो ये हमारा ट्रेडिशन है, हम हमेशा करते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पटियाला में आ रहे हैं? आज तो नहीं आ रहे। कब आ रहे हैं? आएंगे कुछ दिनों में। अभी वो और सीटें अनाउंस करनी है, कुछ नेगोशिएशंस हो रही हैं, तो सब खत्म हो जाएगा तब आएंगे। ये थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की बेटी, जिनका कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह 1-2 दिन में पटियाला आएंगे। कैमरामैन साहिल के साथ जसबीर सिंह। देश में कोरोना की बड़ी रफ्तार। 24 घंटे में 3.06 लाख नए मामले, एक दिन में 439 की मौत। देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। 24 घंटे में 3.06 लाख नए मामले आए हैं, एक दिन में 439 लोगों की मौत हुई है। तो एक दिन में 439 की मौत का आंकड़ा है। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ गई है। 24 घंटे में 3.6 लाख नए मामले सामने आए हैं। लगातार 3 दिनों से कोरोना के घटते मामलों से आप अगर लापरवाह बनते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में पहुंच चुका है। ये कई बड़े शहरों में बेहद प्रभावी हो गया है, जहां नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम यानी INSACOG ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। INSACOG ने यह भी कहा है कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 भी देश में काफी तेजी से फैल रहा है। बता दें कि INSACOG देश भर में कोरोना वायरस में आ रहे बदलावों की जांच कर रहा है, ताकि ये जानकारी मिल सके कि ये कैसे फैल रहा है और डेवलप हो रहा है। इसके साथ ही INSACOG इससे निपटने के लिए बेहतर स्वास्थ्य उपायों के बारे में सुझाव भी देता है। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय की इस संस्था की इस रिपोर्ट ने विशेषज्ञों की चिंता को और बढ़ा दिया है। INSACOG की ओर से यह भी कहा गया है कि अब तक ओमिक्रॉन के मामले बिना लक्षणों वाले या फिर हल्के लक्षण वाले थे, लेकिन मौजूदा लहर में अस्पताल में भर्ती होने वाले और आईसीयू की आवश्यकता के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस जो है अब कम्युनिटी स्प्रेड में आ गया है। अब ये केवल उन लोगों में सीमित नहीं है जो बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, और इसका जो एविडेंस है वो हमें इस चीज से मिल रहा है कि एक तो नंबर ऑफ केसेस जिस तरह से राइज कर रहे हैं वो ओमाइक्रॉन वेरिएंट में ही देखा गया है, जो इतनी जल्दी राइज करते हैं। ये एक माइल्डर इलनेस भी पाई जा रही है। 3 से 5 दिन में लोग यूजुअली रिकवर कर रहे हैं, एज कम्पेयर टू डेल्टा वेरिएंट जिसमें लोगों को लंबी लंबी बीमारी ले रही थी, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही थी। अब ऐसा नहीं है। और ऑल्सो कि जो लोग कभी घर से बाहर भी नहीं निकले उनको भी ये इन्फेक्शन हो रहा है। मेरे कई ऐसे मरीज हैं जो कहते हैं कि हमारा तो किसी के साथ संपर्क भी नहीं हुआ है, फिर भी उनको इन्फेक्शन हो रहा है।
तो इसका मतलब यही है कि ये ज़्यादा कम्युनिटी में आ चुका है। अब ये सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को ही सीमित नहीं है, और हो सकता है ये ऐसी एक स्टेज। और सीधा चलते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल सर्टिफिकेट दे रहे हैं बालवीरों को। प्रदान किए गए सभी विजेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी, आज के इस पुरस्कार वितरण समारोह की सबसे अनोखी बात है कि बच्चों को मौका मिलेगा आपसे संवाद करने का। राष्ट्र भर से 21 राज्यों से 29 हमारे पुरस्कृत बच्चे आज अपने अभिभावकों के साथ इस कार्यक्रम में विशेष उपस्थित हुए हैं। आपका तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाल वीरों को डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे और इस बार 1 लाख रुपए कैश भी मिलेगा बाल वीरों को। तो ये तमाम बच्चे हैं जिन्होंने बहादुरी का काम किया है, जिन्होंने बहादुरी की मिसाल दी है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री उनसे संवाद करेंगे, वर्चुअली संवाद कर रहे हैं, और साथ ही साथ डिजिटल सर्टिफिकेट इन बच्चों को मिलेंगे। ये बहुत पुरानी परंपरा रही है। 26 जनवरी में बहादुर बच्चों के सम्मान की परंपरा ये बेहद पुरानी है। आप लेखक भी हैं, व्याख्यान भी देते हैं, आपने बालमुखी रामायण भी लिखी है जी। इतना सारा काम आप कैसे कर पाते हैं? बचपन बचा है कि वो भी चला गया है? सर, ये सब भगवान श्री राम का आशीर्वाद है कि मैं इतना सब कर पा रहा हूँ, क्योंकि सर गीता में ही लिखा है 7वां अध्याय 8वां श्लोक की रसोहम पशु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम दृशु, यानी कि मनुष्य में जो सामर्थ्य है वह मैं हूँ। सो इसीलिए ही मैं मानता हूँ कि यह सब भगवान का ही आशीर्वाद है, और यह मेरे माता पिता, सारे परिजन और सारे चाहने वालों के आशीर्वाद की वजह से ही मैं कर्मठता से यह सारी चीजें कर पाता हूँ। अच्छा, ये बताइए अभी कि रामायण में के संबंध में लिखने का ख्याल आपको सबसे पहले कब और कैसे आया? सर, इसकी प्रेरणा स्रोत भी कहीं ना कहीं आप ही रहे हैं। लॉकडाउन 2020 में जब हम सभी लोग, खासकर हम बच्चे, पूरी तरीके से हताश हो गए थे, तब आपने टीवी पर रामायण प्रसारित करवाई, और जब मैंने रामायण देखी तो मैं रामायण से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ, क्योंकि कहा जाता है नॉलेज इज बेटर कॉट नॉट टॉट। मैंने पहले भी रामायण का श्रवण किया था, पठन किया था, परंतु जब मैंने रामायण को देखा तब मुझे लगा कि भगवान श्री राम का चरित्र आजकल हम बच्चे भूलते जा रहे हैं। सो इसीलिए ही मैंने यह बालमुखी रामायण 250 छंदों में लिखी, ताकि भगवान श्री राम ने रामायण के थ्रू जो आदर्श स्थापित किए हैं, जैसे कि रेस्पेक्ट, आजकल हम लोग पेशेंस बहुत ज्यादा खो देते हैं, तो पेशेंस, ओबीडियंस, तो ऐसे सारे आदर्श हम बच्चे इस रामायण से सीख सकते हैं, अपने जीवन में उतारकर एक आदर्श जीवन जी सकते हैं। और मैंने इस रामायण को 10 भागों में बांटा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो इसके पहले भाग राम जन्म के कुछ छंद मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। सुनाइए। बिल्कुल, वह छंद ऐसे है। देवनान किए विनती जब हरिजन में मां धरती पर, तब दशरथ के घर उत्सव आया, अवधपुरी में उल्लास था छाया। अवधराज के 4 दुलारे, राम लखन भरत शत्रुघ्न प्यारे, चारों कुमार अवध के प्राण, धीर वीर ज्ञानी बलवान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, अभी आप रामायण में डूब गए, पिछले लॉकडाउन का आपने उपयोग कर लिया। रामायण में वो कौन सा पात्र है, कौन सा चरित्र है जो आप पर बहुत ही प्रभावी है, आपकी उसके प्रति श्रद्धा बन गई है? सर, ऐसे तो एक ही है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, क्योंकि आजकल के जीवन में जीने के लिए हमें जो भी आदर्श की जरूरत है, एक आदर्श इंसान को कैसा होना चाहिए, भगवान श्री राम ने त्रेता युग में ही वह सारी चीजें दर्शा दी थी। वह कैसे सबको साथ लेकर चलते थे, कितना धैर्य वह रखते थे और सबका कितना आदर करते थे। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो मुझे भगवान श्री राम से सीखने को मिलती हैं। सो ऐसे आदर्श तो मेरे भगवान श्री राम ही हैं। अभी परिवार में सब तंग आ जाते होंगे, दिन भर तुम्हें रामायण करते रहते होंगे, तो घर के सब लोग नाराज हो जाते होंगे। नहीं सर, सौभाग्य से
मेरे माता पिता मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बचपन से ही इन्हीं से मैंने रामायण, महाभारत, गीता इन सब का चीज सुनी और श्रीमद् भागवतम में 7वें अध्याय में 7वें कैंटो में लिखा है कि जब हम कोई भी आदत बचपन से ही डेवलप कर लेते हैं तो वह हमारे साथ जीवन भर रहती है। तो घर में भी जैसे कोर्ट के अंदर वकील धाराओं का उपयोग करके लड़ाई लड़ते हैं, तो तुम भी घर में शास्त्रों का उपयोग करते लड़ाई लड़ते हो क्या? नहीं सर, शास्त्रों का तो मैं जरूर ही उपयोग करता हूँ, परंतु मैं बच्चों को सिखाने में इनका उपयोग करता हूँ। मेरे मिशन संस्कार और शिक्षा के अंतर्गत मैं बच्चों को भारतीय शास्त्रों, भारतीय कल्चर के बारे में बताता हूँ और यह बताता हूँ कि कैसे हमारा जो भारतीय कल्चर है कितना ग्लोरियस है, कितना रिच है वह, और हम कितने आगे हैं। क्या अभी ये मध्य प्रदेश के पानी में ही कोई विशेषता है क्या, इस प्रकार के बच्चे तैयार होते हैं? जी हाँ सर, यह मालवा भूमि तो इतनी सुंदर रही है। इसने लता मंगेशकर मैम इतने बड़े बड़े इन्होंने वीर दिए हैं। देवी देखिए, मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। जी। आपके एक मुख्यमंत्री उमा भारती जी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है। जी। वो बहुत छोटी थी तब वो व्याख्यान करती थी। जी। तो गुजरात में अहमदाबाद में उनका मणिनगर इलाके में व्याख्यान था। आज से करीब 45-50 साल पुरानी बात है। अच्छा। अखबारों में बहुत चर्चा होती थी, तो हम भी सुनने के लिए चले गए। अच्छा। और मैं हैरान था, उतनी छोटी उम्र में जिस प्रकार से वो धारा प्रवाह वक्तव्य देती थी, जिस प्रकार से शास्त्रों का बहुत ही सटीक रूप में उल्लेख करती थी, संस्कृत बोल लेती थी, चौपाइयां गा लेती थी और अपनी बचपना की हरकतें भी करती थी मंच पे बैठे बैठे। मैं बहुत प्रभावित हुआ था। बहुत साल पहले की बात है, तब उनकी आयु बहुत छोटी थी। तो मुझे लगा कि शायद मध्य प्रदेश में ये कुछ ताकत ऐसी है कि सब इसी प्रकार के विद्वान लोग बचपन में ही तैयार हो जाते हैं। चलिए, आपके माताजी पिताजी को भी मैं प्रणाम करता हूं, ताकि उन्होंने आपको संस्कारित किया, आपको एक नई ऊर्जा दी। और बहुत कम माँ बाप होते हैं जो इस प्रकार के काम में बच्चे को जाने दे, वरना रोक लेंगे। देखिए, आपकी उम्र और आपका काम इस बात को साबित करते हैं कि बड़े काम करने के लिए कोई उम्र छोटी नहीं होती है। आप सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा है। आप जो भी करें पूरा मन लगाकर करें, इस सोच के साथ करें कि मेरा काम देश को कैसे लाभ पहुंचा रहा है। पद, प्रतिष्ठा, आपकी उपलब्धियां भी कभी कभी आप पर दबाव बनाती है। किसी भी चीज का दबाव खुद पर न आने दे। आपको आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना आशीष हमेशा मुझ पर बनाए रखें। प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश की पुण्य धरती से अब आपको डिजिटली ले जाना चाहेंगे कर्नाटका, जहां पर आपसे संवाद करने के लिए आतुर हैं कुमारी रेमोना इवेट परेरा। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते। नमस्कार सर। आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। सबसे पहले मैं आपको और देश भर की बेटियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। रेमोना जी, आपने 3 वर्ष की आयु से नृत्य के क्षेत्र में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। जी। आपने खुद को लगातार कैसे प्रेरित किया? क्या घर के लोग सुबह उठा करके करवाते थे कि खुद के मन में कुछ इच्छा होती थी? जी सर, एक्चुअली मेरे मम्मा बहुत इंटरेस्टेड थे डांस में। मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था डांस के बारे में, तो उन्होंने मेरे को सिखाया था और उनको इंडियन कल्चर बहुत पसंद है, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा थिंग्स सिखाया था जो इंडियन क्लासिकल आर्ट से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए सब वहां से मेरे को भी इंटरेस्ट आया
कि मुझे भी सीखना है इंडियन कल्चर के बारे में, और इंडियन कल्चर में कितना रंग और उसका रिचनेस जो है वो मैं लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड करना चाहती हूँ सर। अच्छा, ये सीखने में काफी कठिनाई आई होगी, कई बड़ी मुश्किलें आई होगी, तो परिवार का सहयोग के बिना तो हो नहीं सकता है जी। तो कैसी कैसी कठिनाई आई है, कुछ बता सकती हो आप, कैसे रास्ते निकाले? जी सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास पिताजी नहीं है, वो एक्सपायर कर गए हैं, तो उसके वजह से मामा को बहुत कठिनाई है, और प्लस हम लोग 2 बच्चे हैं, मैं और मेरे भैया, तो इन एजुकेशन फील्ड बहुत मुश्किल था, और बट फिर भी मम्मा ने कुछ ये बिना सोच के उन्होंने लाइक बहुत हार्ड वर्क करके उन्होंने मेरे को एक डांस क्लास में डाला और एजुकेशन दिया, और मेरे को डांस फील्ड में लाइक ये सब सोच के तो ऐसा नहीं होता है सर कि मुझे ऐसे ही बैठना है, मुझे भी एक है कि मेरे को भी मेरा मामा का नाम ऊंचा करना पड़ेगा और मेरे गुरुओं का नाम, तो इसलिए बहुत कठिनाई थी सर। देखिए, मैं पहले तो आपकी माताजी को प्रणाम करता हूं। आप कितनी भाग्यवान है कि मां ने अपने जीवन में जो संकट आया, उस संकट के बीच भी तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए, और मुझे बताया गया कि तुम टूटे कांच पर कार्यक्रम करती हो, आग पर कार्यक्रम करती हो। जी ये सर। सुनकर के ही डर लगता है, तुम्हें क्या लगता है? सर फर्स्ट तो मुझे बहुत डर लगा, बट बाद में मामा ने उसको लेके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने नाचा उसके ऊपर, बाद में मेरे को ब्रेवरी दिया कि रमोना कुछ नहीं होगा, जा बोल के। तो बाद में बहुत सालों लगा सर गांच के ऊपर जस्ट खड़े होने के लिए, बहुत गांच पीसेस पैर के अंदर गए हैं, बट फिर भी मुझे एक इंटरेस्ट भी था अंदर कि मुझे सीखना है बोल के। रेवना जी, आपकी उपलब्धियां आपकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी है, और इसके लिए आपके साथ ही, जैसा मैंने कहा, आपकी माताजी विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। जी सर। पिछले कुछ वर्षों में ये हमारा प्रयास रहा है कि हमारे देश से, हमारा जो देश का सॉफ्ट पावर है, उसकी अपनी एक अहमियत है, और उसकी जितनी शक्ति मिलेगी, देश की शक्ति को प्रकट करने का एक रास्ता खोल देती है। इस सोच को आप जैसे युवा कलाकार पूरी तरह समर्पण भाव से, क्योंकि ये कला एक प्रकार की साधना है, एक तपस्या है जो आपने प्राप्त की है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। प्रधानमंत्री जी, एक बेटे का अभिनंदन करने के साथ साथ आज आपने उनके मां के त्याग और मां की अभिलाषाओं को भी प्रणाम किया है, उसके लिए मैं हम सबकी ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूं। एक और बेटी त्रिपुरा से आपसे संवाद के लिए जुड़ना चाहेगी, उनका नाम है पुहबी चक्रवर्ती। नमस्ते आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते जी। वो भी बताइए, आप तो बहुत इनोवेशन करती रहती हो, सुना है हमने। जी सर। बताइए सर। मेरा इनोवेशन एक्चुअली 2 किया है। एक है स्पाइरोमीटर नाम के एक चीज है, जिसके लिए मैंने एक GUI बनाया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो जो कोविड-19 के लोग होते हैं, उनके लंग्स बहुत खराब होते हैं, मतलब अगर ट्रीटमेंट के टाइम पे भी हो या पहले भी, तो क्योंकि कोविड-19 सबसे पहले लंग्स को ही प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए मैंने ये GUI इसलिए बनाया है
ताकि करेक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उनके लंग्स को जाके पंप करे और वो जल्दी से ठीक हो जाए। और मेरा जो दूसरा इनोवेशन है वो एक ऐप है जिसका नाम है एथलेटिक्स फॉर द आत्मनिर्भर एथलीट। सर मैं खुद भी एक एथलीट हूँ और मैं कैराटे में ब्लैक बेल्ट भी हूँ। उसी के साथ साथ मैं इंडिया को बहुत बार रिप्रेजेंट भी कर चुकी हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। तो जब मैं वहां पे खेलने जाती थी तो मैं देखती थी कि बहुत ऐसे एथलीट्स थे जिसका बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, जो स्पेशली इकोनॉमिकली वीक फैमिली से आते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइटिशियन नहीं मिलते थे या मेंटल हेल्थ का कुछ नहीं होता था। तो इसलिए मैंने उन लोग के लिए एक ऐप बनाए जो शायद 1 महीने बाद प्ले स्टोर में अवेलेबल होगा, ताकि जो रूरल बैकग्राउंड से है या जो इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से है वो भी वही चीज मिल सके, उस हिसाब का डाइटिशियन या उस हिसाब का मेंटल हेल्थ के लिए चीज मिल सके जो एक अमीर बच्चों को मिलेगा और एक अमीर एथलीट को। वो भी ये जो तुम्हारी दूसरी ऐप है वो क्या हाँ, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए काम आएगी कि कॉमन मैन को भी काम आएगी? सर कॉमन मैन को भी काम आएंगे, क्योंकि जो न्यूट्रिशन के लिए देश भर में जो अभियान चल रहा है हमारे स्मृति जी के नेतृत्व में, देश भर में कुपोषण के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो उसमें आपके ये ऐप का उपयोग हो सकता है? हाँ सर, ऐप का उपयोग हो सकता तो है। आपने सरकार के जो इनिशिएटिव हैं, योजनाएं हैं, उसको स्टडी किया है? हाँ सर, कुछ मैंने किया है जब मैंने ये ऐप डेवलप किया था। अगर उसको इसके साथ इनकॉर्पोरेट करोगी तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत उपयोगी होगा और कुछ स्टार्टअप वाले पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास, स्टार्टअप वाले अपना स्टार्टअप बना देंगे। अच्छा, आप ये सारा काम करती हो, हाँ सर, तो तुम्हारे स्कूल का ये एनवायरनमेंट है, मित्रों का है कि परिवार का है? सर सभी का ही है। स्कूल से भी बहुत सपोर्ट मिलता है, जब भी छुट्टी मांगू दे देते हैं। मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे फैमिली स्पेशली मेरी दीदी मुझे हमेशा बोलती है और हमेशा सपोर्ट करती है कि स्कूल के परसेंटेज थोड़ा कम आए फिर भी ठीक है, फिर भी इनोवेशन में तू ध्यान दे। तो सभी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो अभी तुम्हारे साथ कौन कौन बैठा है? सर मेरे पापा है और मेरी मम्मी है। चलिए, उनको भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और ये तुम्हारी छोटी बहन है? नहीं सर, ये 2021 के अवार्डी है। अच्छा सर। अच्छा, आप लेबोरेटरी में या अपने कंप्यूटर पे दुनिया खपाती रहती हो, डिजिटल डिवाइसेस पर खेलती रहती हो और फिर खेलकूद के मैदान में भी चली जाती हो, क्या बात है? हाँ सर, मैं मानती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी हर लड़कियों को या हर किसी इंसान को जाना चाहिए, और स्पेशली सेल्फ डिफेंस लड़कियों के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी करती हूँ सर। चलिए, वो भी आप एक खिलाड़ी भी हैं, इनोवेशन भी करती हैं और आपके मन में लोगों के लिए प्यार भी है, न्यूट्रिशन की चिंता करती है। आपने बहुत ही प्रेरक काम किया है, मैं आपको बधाई देता हूं, आपके परिवारजनों को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते। नवाचार की दुनिया से प्रधानमंत्री जी अब आपका डिजिटली परिचय करवाना चाहेंगे एक वीर बालक से। बालक चलिए, आपका नाम तो बड़ा धैर्य से भरा हुआ है जी। धीरज, बताइए आपके साथ जो घटना घटी उसका जरा विस्तार से बताइए, कैसे सामना किया आपने? हम दोनों भाई गए थे भैंस धोने के लिए, तो हम नदी किनारा बैठ गए। हमारा भाई भैंस धोने लगा तो अभी अचानक से मगरमच्छ आया और हमला बोल दिया उस पे, तो चिल्लाया तो मैं गया तो मेरे गोड़ में लंगड़ी से मार दिया, तभी मैं घायल हो गया था। तभी के भी उनको खींच कर घर ले आए और घर से लेकर सरकारी हॉस्पिटल में बेतिया लेकर आए। चुपचाप रहा। उस समय आपकी उम्र कितनी थी? 14 बरस। अच्छा, तो ये आपका छोटा भाई था? जी। तो इस भाई को याद है सारा कैसे हुआ था, और अब याद करता है? उसको भाई को डर लगता है कि अभी हिम्मत आ गई है? डर लगता है, नदी के पास नहीं जाता है वो। हाँ। अच्छा, घटना जब इतनी हुई
खून दिखता होगा, मगर इतना बड़ा दिखता होगा, तो आपको डर नहीं लगा? आपके दिमाग में क्या विचार आया उस समय? उस समय मेरा दिमाग में खाली मेरा भाई लौक रहा था, अगल बगल कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा हिम्मत आई है, अब तो लोग तुम्हें अखबारों में नाम छप गया, लोग तुम्हें बातें करते होंगे, तो क्या तुम्हारा भी कोई पसंदीदा कोई सुपर हीरो है क्या? जी हैं? ऐसा नहीं है कुछ मन में? आपका सुपर हीरो कौन है? सुपर हीरो हैं? चलिए कोई बात नहीं, मैं तो आपने जो साहस दिखाया, अपने परिवार की जो चिंता की, अपने भाई को बचाया, वो भाई होना वो एक बात है, लेकिन इस प्रकार से ऐसे समय साहस और समय सूचकता के साथ, और उसमें साहस भी चाहिए, संयम भी चाहिए, और बहुत बुद्धि के तरीके से आपने अपने भैया को निकाल दिया। मैं समझता हूं कि आप जैसे बालक ऐसी घटनाओं में जब अपने भीतर की सारी शक्ति को उपयोग करते हुए किसी की जिंदगी बचा देते हैं, तो अपने आप में एक प्रेरक बन जाती हैं। आगे क्या बनने के लिए सोच रहे हो धीरज? फौजी बनकर देश का सेवा करना। फौज में जाना है जी। चलिए, फिर तो देशभक्ति भी उतनी भरी पड़ी है आपके अंदर। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी, धीरज के बाद अब वीरों का प्रदेश पंजाब आतुरता से आपकी राह बांट रहा है, जहां पर समाज सेवा के लिए पुरस्कृत मेधांश कुमार गुप्ता आपसे संवाद करना चाहेंगे। मेधांश, नमस्ते। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। मेधांश, बताइए, एक तो खुद के विषय में बताइए और अपने साथ कौन कौन बैठे हैं वो भी बता दीजिए। सर, सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आपके साथ बात करने का एक शुभ अवसर मिला, सो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सर, जो मेरा मेन फील्ड है जिसमें मैंने काम किया है वो मेरा आईटी के अंदर है, टेक्नोलॉजी में। तो मैंने उसमें काफी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, एंड जो मैंने अपना मेन वर्क किया है वो मैंने कोरोना टाइम के अंदर किया है, बिकॉज लोग काफी पैनिक क्रिएट कर रहे थे कि लोगों को पता नहीं था कोरोना क्या होता है। तो उसके लिए मैंने अपने फील्ड के अंदर दायरे में रहकर मैंने लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, जिसके अंदर लोगों को सारी जानकारी मिलती थी कोरोना के लिए। एंड उसके साथ मैंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जिस पर लोग जुड़े थे तुम्हारे साथ? सर, उसके अंदर काफी लोग जुड़े थे ऑल ओवर इंडिया से, अलग अलग राज्यों से। एंड सर, मेरे साथ अभी मेरे मदर बैठे हैं, एंड मेरे फादर, एंड डीएम मैम, एंड उनके अधिकारी बैठे हैं। तो ये आपको आदत किसने डाली? माँ बाप ने डाली है? स्कूल में, कॉलेज में डाली? क्या हुआ? सर, मुझे जो मेरे को एक अवसर मिला वो मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ से मिला, क्योंकि वो भी आईटी के अंदर ही है उनका फील्ड। तो उन्होंने मुझे काफी एक्सप्लोर किया, सिखाया, एंड मुझे मेरे फादर से काफी इंस्पिरेशन मिली कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी काफी काम किया सोसाइटी के लिए। अच्छा, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आप नौकरी करना चाहेंगे या कोई स्टार्टअप वगैरह शुरू करेंगे? सर, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं चाहता हूं कि मैं अपनी कंपनी के अंदर मैं और जो मेरे दोस्त हैं मैं उनको कोडिंग सिखाऊं, एंड साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि जो कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, फेसबुक, गूगल, तो मैं भी उनकी तरह कुछ डेवलप करूं और समाज की सेवा कर सकूं। मेधांश, आपको देखकर मुझे ये लगने लगा है कि पिछले कुछ वर्षों से किए गए भारत सरकार ने जो योजनाएं बनाई, वो प्रयासों के कुछ अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। हमारी कोशिश रही है कि हम देश के युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को एक एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में उनको कैसे उस तरफ आकर्षित करें, उस स्टार्टअप की दुनिया में आए, वो स्वयं एक प्रकार से जॉब क्रिएटर बने और देश की ताकत को बढ़ावा दे। आपने अपने काम से ये साबित कर दिया कि हमारे देश के बच्चों में जो योग्यता
और उससे कितने बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। आपके सपने पूरे हो और आप बहुत प्रगति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। प्रधानमंत्री जी, आपका विशेष आग्रह रहा है कि बच्चों को खेलकूद की दुनिया में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। आपने विशेष रूप से उन बेटियों का अभिनंदन किया है जिन्होंने खेल जगत में हिंदुस्तान का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। आज खेल के जगत से एक छोटी सी बेटी आपके हस्तों से पुरस्कृत भी हुई और अब संवाद के लिए आतुर है। मैं आपकी अनुमति से तारुषी गौर को आमंत्रित करना चाहूंगी चंडीगढ़ से। तारुषी, नमस्कार। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तारुषी, पहले लोग कहा करते थे कि खेल खेलने से पढ़ाई में बाधा आती है। आपको क्या लगता है, सच है क्या? आप पढ़ाई और खेल में तालमेल कैसे बिठाती हैं? सर, मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई और खेल दोनों ही हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी होते हैं। दोनों का अपना एक अलग महत्व होता है। पढ़ाई करने से हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, और खेल से तो हम अपने देश का गौरव कर सकते हैं, हम देश को ऊंचा नाम दे सकते हैं। तो पढ़ाई और खेल दोनों करते हुए हम अपने देश को बहुत सपोर्ट कर सकते हैं और देश को प्राउड भी कर सकते हैं। आपके साथ कौन कौन है तारुषी? सर, मेरे साथ मेरे माता पिता हैं और हमारे राज्य के डीसी सर हैं। अच्छा, तो तारुषी, ये विचार सब कहाँ से आया तुम्हें? चंडीगढ़ कब से रहती हो? सर, मैं काफी समय से चंडीगढ़ के साथ जुड़ी हुई हूँ और उसके साथ साथ मैंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करके चंडीगढ़ के लिए गोल्ड मेडल लेके आई हूँ। लगती है क्योंकि वो मेरे को सिखाती है कि हमारी लाइफ में, हमारे स्पोर्ट्स में कितनी भी स्ट्रगल आए, कितनी भी डिफिकल्टी आए, हमें उसे पार करके अपने ड्रीम्स को अचीव करना है। उन्होंने इंडिया का नाम भी प्राउड किया है और उसके साथ साथ तो एक एक्सीलेंट मदर भी हैं, वाइफ और बेटी भी हैं। तो वो अपने खेल और पर्सनल
इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। हम सब अभिलाषी हैं कि आपके शुभाशीष इस अवसर पर हम प्राप्त करें। कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिपरिषद के हमारे साथी स्मृति ईरानी जी, डॉक्टर महेंद्र भाई, सभी अधिकारीगण, सभी अभिभावक एवं शिक्षकगण और भारत के भविष्य ऐसे मेरे सभी युवा साथियों, आप सबसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपसे आपके अनुभवों के बारे में जानने को भी मिला। कला संस्कृति से लेकर वीरता, शिक्षा से लेकर इनोवेशन, समाज सेवा और खेल जैसे अनेकविध क्षेत्रों में आपकी असाधारण उपलब्धियों के लिए आपको अवार्ड मिले हैं। और ये अवार्ड एक बहुत बड़ी स्पर्धा के बाद आपको मिले हैं। देश के हर कोने से बच्चे आगे आए हैं, उसमें से आपका नंबर लगा है। मतलब कि अवार्ड पाने वाले की संख्या भले कम है, लेकिन इस प्रकार से होनहार बालकों की संख्या हमारे देश में अपरंपार है। आप सबको एक बार फिर इन पुरस्कारों के लिए बहुत बहुत बधाई। आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी है। मैं देश की सभी बेटियों को भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आपके साथ साथ मैं आपके माता पिता और आपके टीचर्स को भी विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, इसके पीछे उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आपकी हर सफलता आपके अपनों की भी सफलता है। उसमें आपके अपनों का प्रयास और उनकी भावनाएं शामिल हैं। मेरे नौजवान साथियों, आपको आज ये जो अवार्ड मिला है, ये एक और वजह से भी बहुत खास है। ये वजह है उन पुरस्कारों का अवसर। देश इस समय अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है। आपको ये अवार्ड इस महत्वपूर्ण कालखंड में मिले हैं। आप जीवन भर गर्व से कहेंगे कि जब मेरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब मुझे ये अवार्ड मिला था। इस अवार्ड के साथ आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। अब दोस्तों की, परिवार की, समाज की, हर किसी की आपसे अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। इन अपेक्षाओं का आपको दबाव नहीं लेना है, इनसे प्रेरणा लेनी है। युवा साथियों, हमारे देश के छोटे छोटे बच्चों ने, बेटे बेटियों ने हर युग में इतिहास लिखा है। हमारी आजादी की लड़ाई में वीर बाला कनकलता बरुआ, खुदीराम बोस, रानी गाइडिनल्यू जैसे वीरों का ऐसा इतिहास है जो हमें गर्व से भर देता है।
इन सेनानियों ने छोटी सी उम्र में ही देश की आजादी को अपने जीवन का मिशन बना लिया था, उसके लिए खुद को समर्पित कर दिया था। आपने टीवी देखा होगा, मैं पिछले साल दिवाली पर जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में गया था। वहां मेरी मुलाकात श्रीमान बलदेव सिंह और श्रीमान बसंत सिंह नाम के ऐसे वीरों से हुई जिन्होंने आजादी के बाद, आजादी के तुरंत बाद जो युद्ध हुआ था कश्मीर की वही धरती पर, अभी तो इनकी उम्र बहुत बड़ी है, तब वो बहुत छोटी उम्र के थे और उन्होंने उस युद्ध में बाल सैनिक की भूमिका निभाई थी और हमारी सेना में पहली बार बाल सैनिक के रूप में उनकी पहचान की गई थी। उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए उतनी कम उम्र में अपनी सेना की मदद की थी। इसी तरह हमारे भारत का एक और उदाहरण है गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों का शौर्य और बलिदान।